हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के एक और सेट के साथ आप लोग के साथ जुड़े हैं, जो आज सेट नंबर है 9/2/2021। दोस्त बता देते हैं कि मेरा ये कंटिन्यू सेशन रहेगा, पर डे आते रहेगा। इसके साथ आपको पता है कि आज एलपी टेक्नीशियन और जेई और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट आउट हो चुका है। तो जो जो इनका फॉर्म भरे हैं, जो भी कैंडिडेट, तो आज से तैयारी में अब लग जाइए। जितना भी मॉक टेस्ट एक लगाइए और साथ में रिवीजन करिए। आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल पर हम साइंस का भी एक सेशन ला रहे हैं, जो सुबह शाम दोनों सेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं पहले एलपी का। तो एलपी में न्यूमेरिकल से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लाइट का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो, सारा हम छोटा छोटा सेशन करके हम न्यूमेरिकल आपको क्लियर कर देंगे। तो संभावना है कि लाइट चैप्टर के आज हम अपलोड करेंगे, और उसी के साथ सबका साइंस हम रिवीजन जो 2022 में ग्रुप डी में पेपर में सेट किया गया है, वो सारा हम रिवीजन करवा देंगे। तो साथ में मेरे साथ जुड़िएगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ सारा जो प्रीवियस पेपर है उस सारा हम रिवीजन करवा देंगे। अब चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको हम बता देते हैं कि जो भी वीडियो आएगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, और जिसका जो भी क्लास यहाँ अपलोड होगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सेशन में पहला प्रश्न बोला गया है। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करके इसे बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटर उपकरणों में किया जा सकता है। बोला कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन किया है, जो बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरण में किया जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास को किया है। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान द्वारा कृति किया गया है। किताब उल हिंद जो लिखा है, वो किताब उल हिंद लिखा था अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। किताब उल हिंद को ही एक नाम बोलते हैं तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसका है? तो ये भी अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। तो किताब उल हिंद कहिए या तहकीक ए हिंद कहिए, किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगर बात करेगा कि अल बरूनी आया था किसके साथ, तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ आया था। तो महमूद गजनवी के साथ आया था कौन? तो अल बरूनी। लिखा था किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं, इसमें भी कुछ देख लेते हैं प्रश्न, जिससे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि फिरदौसी किसके द्वारा लिखा गया था। तो फिरदौसी शाहनामा के द्वारा लिखा गया था। फिरदौसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो शाहनामा पुस्तक लिखा था। फिर फारूकी आया था। तो ये बताइए कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन था? तो अल बरूनी भी था। इसके साथ कौन कौन था? तो फिरदौसी भी था। फिरदौसी के साथ साथ कौन था? तो फारूकी भी था। और फारूकी के साथ साथ कौन था? तो उतबी, और फिर कौन था? अल बरूनी। फिरदौसी लिखा था कौन सा पुस्तक? तो शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। फिर अगर बात करेगा उतबी का, तो उतबी लिखा था किताब उल यामनी। किताब उल यामनी। तो उतबी लिखा था किताब उल यामनी। फिरदौसी लिखा था शाहनामा। और फिरदौसी पूछे, फारूकी पूछे, या उतबी पूछे, या अल बरूनी पूछे, इस सारा आया था किसको? तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किताब उल हिंद इनमें से किसकी यात्री या विद्वान की कृति है? तो अल बरूनी का है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है,
इस प्रश्न में बोला गया है कि सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब केवल कुछ पन्नों के द्वारा बना कौन क्या कहलाता है, या क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कौन कहलाता है, ऋजु कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ऋजु कौन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जब धन भी देखे या कोई मुद्दे पर विवाद हो जाता है तब बुलाया जाता है कौन सा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगर बात करेगा कि संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल कब कितना में है, तो 108 में है। और ये कहाँ से संयुक्त अधिवेशन लिया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। अगर हम बात करेंगे कि इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अगर अध्यक्षता का बात करेगा तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं किसका, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ये बताइए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। और ये बताइए कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है। ये आर्टिकल कितना में दिया हुआ, तो 108 में दिया है। और ये संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया था, तो लिया गया है कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत का एक सहयोगी सदस्य है। भारत एक किसका सहयोगी सदस्य है, तो भारत एक साफ्टा का सहयोगी सदस्य है। किसका, तो साफ्टा का सहयोगी सदस्य है। अगर हम बात करते हैं साफ्टा का, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरियल होता है। अगर हम बात करते हैं साफ्टा का, तो साफ्टा पर हस्ताक्षर हुआ था कब, तो 2006 में हुआ था। 2006 में हस्ताक्षर किया गया था। इसमें अगर मेंबर का बात करेगा तो इसमें मेंबर कितने को देखने को मिलता है, तो 7 मेंबर देखने को मिलता है। और इसमें भारत के भी इसमें क्या है, सदस्य है। अगर इसमें बात करेगा कि 7 मेंबर कौन कौन है, तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भूटान के बाद हो गया भारत हो जाएंगे, भारत के बाद हो गया मालदीव के बाद हो गया नेपाल के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद है श्रीलंका। तो 7 देश देखने को मिलता है किसमें, तो साफ्टा में। तो भारत भी एक इसका सदस्य है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आसियान के साथ, तो ये बताइए कि आसियान में भारत की सदस्यता नहीं है। अगर पूछेगा कि बताइए इसमें इंडिया का सदस्य है कि नहीं, तो इंडिया इसका सदस्य नहीं है। अगर बात करेगा आसियान का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। किसका गठन हुआ था, तो आसियान का गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि आसियान में मेंबर कितना है, तो इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेगा 10 मेंबर। कितने हैं, तो 10 मेंबर है। और अगर अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया के कहाँ, तो जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में। जब गठन हुआ था तो उस समय इसका कहाँ था, तो उस समय बैंकॉक में गठन हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में गठन हुआ था। अभी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। मेंबर कितना है, तो 10 मेंबर है। भारत इसका सदस्यता नहीं है। और 8 अगस्त 1967 का इसका गठन हुआ था। अगर इसके साथ सार्क के बारे में बात करते हैं, तो सार्क का भी देख लीजिएगा। सार्क का जो गठन हुआ था, वो गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को गठन हुआ था। अगर इसमें मेंबर का बात करेगा तो इसमें मेंबर कितना है, तो 8 मेंबर है। अगर बात करेगा कि स्थापना कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में स्थापना हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित करके 17 जनवरी 1987 को कहाँ लेके चला गया, तो काठमांडू में लाया गया। काठमांडू नेपाल में स्थापित कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि सार्क का गठन कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को। मेंबर कितना है, तो 8 है। अगर बात करेगा कि इसका गठन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में। और अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू के नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसका 8 मेंबर का बात करेगा तो इसका 8 मेंबर में कौन कौन है, तो पाकिस्तान होता है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद मालदीव हो गया, फिर इंडिया हो गया। तो इसका 8 सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का एक सहयोगी सदस्य किसका है, तो साफ्टा का सहयोगी सदस्य है। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था। दोस्त बता देते हैं कि जो भी हम फैक्ट बताए थे, अगर कंटिन्यू आप सेशन लिए होंगे तो जरूर सार्क के बारे में, इसरो के बारे में और DRDO के बारे में हम जिक्र किए थे। इसका आज गठन पूछ लिया है कि गठन कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर का, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, न्यू दिल्ली है। और वर्तमान अध्यक्ष बात करिएगा तो डॉक्टर समीत कामत है। डॉक्टर समीत कामत है, समीत कामत इसका अध्यक्ष है। तो DRDO का गठन कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। ये बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। जिसका अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीत कामत इसका अध्यक्ष है। अगर यही बात करते हैं इसरो के बारे में, तो आपको हम बता देते हैं कि इसरो का जो गठन हुआ था, इसरो का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर का, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो बेंगलुरु है। हेडक्वार्टर कहाँ, तो बेंगलुरु है। अगर पहला अध्यक्ष का बात करेगा कि पहला अध्यक्ष कौन थे, तो पहला अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका पहला अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान अध्यक्ष का बात करेगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन देखने को मिलेगा, तो एस सोमनाथ देखने को मिलेगा। एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष हो गए। पहला अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और बात करेगा इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। तो आपसे पूछा कि DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी है जो भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करता है, तो कौन करता है, तो सेल करता है। कौन, तो सेल करता है। आपको बता देते हैं कि भारत में 13 जो महारत्न कंपनी में आता है, महारत्न कंपनी। तो आपसे पूछेगा कि भारत में कितने महारत्न कंपनी है, तो 13। और उसी का सदस्य कौन सा है, तो सेल है। कौन सा, सेल है। और इसी को कौन सी सरकारी कंपनी है जो भारत की इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करता है, तो सेल करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसकी बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और ये अमेरिका की खोज कब किया था, तो अमेरिका की 12 अक्टूबर 1492 को। अमेरिका की खोज कब किया, तो अमेरिका की खोज किया 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका की खोज किया। आना चाहता था कहाँ, तो भारत, लेकिन पहुंच गया कहाँ, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के तट पर पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं कि 1492 में ही वेस्ट इंडीज को भी खोज किए हैं। वेस्ट इंडीज को भी खोज किए हैं। तो पूछेगा कि वेस्ट इंडीज का कब खोज हुआ, तो 1492 में ही हुआ है। और अमेरिका के भी खोज कब हुआ है, तो अमेरिका के भी खोज हुआ है कब, तो 1492। और कौन किए थे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे। अगर हम बात करते हैं वास्को डिगामा जो भारत आए थे, तो वास्को डिगामा भारत आए थे कब, वास्को डिगामा भारत आए थे 1498 में। 1498 में कहाँ पहुँचे थे, तो भारत पहुँचे थे। और प्रथम पुर्तगाली थे। 1498 में भारत पहुँचे थे और प्रथम पुर्तगाली थे। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पुर्तगाली थे। अगर हम बात करते हैं कि ये 20 मई 1498 को ही केरल के कोझिकोड कालीकट के तट पर पहुंचे थे। 20 मई 1498 को ही केरल के कालीकट के तट पर पहुंचे थे। तो कहाँ पहुंचे थे, तो कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। तो केरल में कालीकट के तट पर पहुंचे थे। तो वास्को डिगामा प्रथम बार 1498 में भारत पहुंचे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ
था। अगर हम बात करते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम अगर बात करेगा तो बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ नाम था। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर ज्ञान की प्राप्ति का बात करेगा तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था बोध गया में। बोध गया में हुआ था कौन सा नदी, तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे। आप इसमें और पूछेगा कि बताइए पहला उपदेश कब दिए थे, तो पहला उपदेश दिए थे कहाँ, तो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिए थे। तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। इसी के साथ कुछ और पॉइंट आपको हम बता देते हैं गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जब अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। फिर बात करते हैं मृत्यु को, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर यूपी में इनका मृत्यु हुआ था। कुशीनगर यूपी में इनका मृत्यु हुआ था। और इसी को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो मृत्यु हुआ था कहाँ, तो कुशीनगर में, और इसी को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी के मॉस्को के नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी के मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया है किसको, तो ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। अगर हम बात करते हैं कि भारत और रूस के सहयोग से बना था, भारत और रसिया के रूस के सहयोग से कौन सा मिसाइल बना था, तो ब्रह्मोस। भारत की कौन सी नदी थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी थी। और रसिया की कौन सी नदी थी, तो मॉस्कोवा नदी थी। मॉस्कोवा नदी से मिल के कौन सा बना है, तो ब्रह्मोस मिसाइल बना है। अगर बात करेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत में कब लॉन्च किया गया था पहली बार, तो पहली बार लॉन्च किया गया था 12 जून 2001 को। 12 जून 2001 को कहाँ किया गया था, तो उड़ीसा में चांदीपुर के पास किया गया था, चांदीपुर के तट पर किया गया था। तो 12 जून 2001 को उड़ीसा में चांदीपुर के तट पर लॉन्च किया गया था किसको, तो ब्रह्मोस मिसाइल को। अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, तो न्यू दिल्ली। ब्रह्मोस मिसाइल को क्या कहते हैं, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि बताइए कि ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्कोवा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस कार्बनिक यौगिकों का नाम पर प्रत्यय अल शब्द जुड़ा हुआ रहता है। अल शब्द मतलब एल्काइल फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्काइल फंक्शनल ग्रुप में अल किसके साथ जुड़ा होता है, तो एल्डिहाइड के साथ जुड़ा होता है, एल्डिहाइड के साथ। अगर हम बात करते हैं एल फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप में जैसे कि एल्कोहल का पूछ लेता है, तो एल्कोहल का क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं एल्कोहल का, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। उसी तरीका से पूछता है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का तो हो गया Al हो गया, तो एल्डिहाइड हो गया, Al से जुड़ा है तो एल्डिहाइड है। इसी के साथ कार्बोजेलिक एसिड का पूछता है कि कार्बोजेलिक एसिड का क्या होता है, तो कार्बोजेलिक एसिड का होता है COOH। कार्बोजेलिक का एसिड हो गया कौन सा, तो COOH होता है। अगर इसी तरीके से कीटोन का पूछ लेगा कि बताइए कीटोन का अभिक्रिया या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो इस तरीका से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर कीटोन के बाद ईथर का अगर बात करेगा कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप देखने को जो आपको मिलेगा, एक सेकंड, ईथर का जो मिलेगा आपको, ईथर का मिलेगा वो इस तरीका से। अगर हम बात करते हैं इसी के साथ, तो एल्डिहाइड का हो गया अल के साथ,
फिर उसी तरह क्या बोलते हैं एल्कोहल का हो गया किसका, तो OH के साथ। फिर कार्बोजेलिक हो गया COOH के साथ। कीटोन का जुड़ा हुआ अगर रहता CO से, और ईथर का जुड़ा होगा तो O से रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि एल्कोहल का एग्जाम्पल बताइए, तो C2H5OH होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से कार्बोजेलिक एसिड का देखिएगा, तो कार्बोजेलिक एसिड का CH3COOH कार्बोजेलिक एसिड का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से कीटोन का अगर बात करेगा, तो कीटोन का CH3COCH3, तो ये किसका हो गया, तो कीटोन का हो गया। तो पहचान करना है फंक्शनल ग्रुप का। तो आपसे पूछा कि किन कार्बनिक यौगिक का नाम में प्रत्यय अल का जुड़ा होता है, तो अल जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। एल्कोहल में जुड़ा रहेगा तो OH रहेगा, कार्बोजेलिक में COOH रहेगा, कीटोन में CO रहेगा, और ईथर में O रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिएगा, अच्छा अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ और एक देखिएगा, जैसे कभी कभी पूछता है कि बताइए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त में बात करेगा, तो संतृप्त में होता है एल्केन, और असंतृप्त का बात करिएगा तो ये होता है एल्केन। अगर हम बात करेगा तो एल्कीन होता है, और साथ में होता है एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन हो गया संतृप्त में, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन हो गया। अगर एल्केन का अगर बात करेगा, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। अगर हम बात करते हैं इसी तरीक़ा से, अगर हम इसमें देखिएगा, तो असंतृप्त में एल्कीन का होता है CnH2n। अगर बात करेगा एल्काइन का, तो इसका होता है CnH2n-2। दोस्त बता देते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वो LP टेक्नीशियन के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन के साथ साथ बनता है, जो NTPC में भी पूछा गया है। तो इसी के साथ इस देख लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक असंतृप्त हुआ, एक होता है संतृप्त में एल्कीन होता है, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन के लिए सूत्र होता है CnH2n, संतृप्त में एल्कीन के लिए CnH2n+2 होता है, और एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, कि पूछा था आपसे प्रश्न में कि एल किस में लगा रहता है, तो अल होता है जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, एल्डिहाइड का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि शरीर में विल्ली कहाँ पाया जाता है। शरीर में विल्ली पाया जाता है छोटी आंत में। जो छोटी आंत के आंत जो लास्ट भाग होता है, जहाँ पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है, वहीं पाया जाता है विल्ली। तो विल्ली कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत के अंत में पाया जाता है। अगर बात करेगा बड़ी आंत का, तो जल का अवशोषण का काम करता है, जल के अवशोषण का काम करता है। तो जल का अवशोषण का काम कौन कर दिया, तो बड़ी आंत कर दिया। छोटी आंत का बात करेगा तो भोजन पूर्ण पाचन होता है इसी में। भोजन का पूर्ण अगर पाचन पूछेगा कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। अगर अमाशय का बात करेगा, तो अमाशय में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। साथ में फिर यहाँ देखेगा तो फंडिक भी पाया जाता है, फंडिक हो गया, पाइडोरिक हो गया। इसी तरीक़ा से यहीं से जठर ग्रंथियाँ निकलता है, जठर रस जिसको हम बोलते हैं। जठर रस भी बनता है कहाँ, अगर बात करिएगा जठर रस का, तो जठर रस बनता है कहाँ, तो अमाशय में ही बनता है। अगर हम यकृत का बात करेगा, तो यकृत पीत का निर्माण करता है। पीत का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। पीत होता है कैसा, तो क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। पीत जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में पीत जमा होता है। पीत का काम क्या है, तो अगर बताते हैं कि आपको पीत का काम, तब पीत का काम होता है कि भोजन को पायसीकरण करना, भोजन को पायसीकरण करना। और ये भी होता है पीत का काम कि भोजन को क्षारीय करना, भोजन को क्षारीय करना। तो भोजन को क्षारीय करना पीत का काम है। पीत का पायसीकरण का मतलब तोड़ फोड़ करेगा छोटे छोटे में। फिर पीत जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। ये बताइए पीत निर्माण होता है कहाँ, तो यकृत में। फिर पूछेगा कि बताइए अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय से ही निकलता है कौन सा, जठर रस निकलता है। बड़ी आंत है जो जल का अवशोषण का काम करता है। छोटी आंत है जो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के जब लास्ट में जब पूर्ण पाचन होता है, वहीं पाया जाता है विल्ली। विल्ली जो अंगुली नमा संरचना के आकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पर चलिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध का अगर बात करेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी के बीच में वर्ल्ड बैंक और बात करेगा IMF ये दोनों का स्थापना हो गया था 1944 में। काम करना स्टार्ट कब कर दिया था तो 1945 से। वर्ल्ड बैंक का मेंबर का बात करेगा तो इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेगा 189 और IMF में मेंबर देखने को मिलेगा कितना तो 190। अगर इसी का बात करते हैं तो इसी दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दोनों की स्थापना किया गया था। अगर दोनों का हेडक्वार्टर का बात करेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो दोनों का हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करिएगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पड़ता है तो वाशिंगटन DC में पड़ता है। तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम इस विश्व युद्ध का बात करेगा तो ये चला था 1914 से 1918 तक। 1914 से चला था 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि 1857 में प्रश्न में बोला गया है कि 1857 में शाह आलम ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 में शाह आलम ने जो विद्रोह किया था वो किए थे कहाँ से तो बड़ौत से। कहाँ से तो बड़ौत से किए थे। अगर 1857 का अगर बात करेगा तो एक क्रांति होने की वजह क्या था कि बेसफील्ड राइफल की जगह पर बेसफील्ड राइफल की जगह पर कौन सा राइफल आ गया था तो इनफील्ड राइफल आया था। और इनफील्ड राइफल में गाय के और सुअर के चर्बी भरा हुआ था। गाय के और सुअर के चर्बी भरा हुआ था। और इसी का पता चला था एक 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान को। 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान कौन थे तो मंगल पांडे को ये पता चला कि जो हम इन्फेंट्री चला रहे हैं बेस फील्ड के जगह पर जो इन्फेंट्री राइफल आया है उसमें गाय और सुअर का चर्बी डाला हुआ है। और मंगल पांडे का पर बहुत ज़्यादा अंग्रेज से दबाव बनाया गया इसको चलाने के लिए कि ये चलाने से इनकार कर दिए। और इसी के गुस्सा में ये दो लेफ्टिनेंट को एक बाज और हुज को गोली मार दिए। बाज और हुज को गोली मार दिए। कौन तो मंगल पांडे। और इसी के कारण इनको फांसी दे दिया गया। कब तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। और कहाँ दिया गया था तो बैरकपुर छावनी में ही दिया गया था। बैरकपुर छावनी में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया क्योंकि बाज और हिज 2 लेफ्टिनेंट को गुस्सा में गोली मार दी। अगर बात करेगा कि मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं तो यूपी के बलिया से बिलोंग करते हैं। अब इसी के कारण कुछ ये विद्रोह और आगे बहुत हलचल मचा दिया। और इस विद्रोह जो मचा उस सैनिक विद्रोह में तब्दील हो गया। और सैनिक विद्रोह का एक डेट रखा गया 30 मई 1857 का। सैनिक विद्रोह का डेट रखा गया 30 मई 1857 का। लेकिन अर्जेंटली कुछ ऐसा समस्या आ जाने के कारण ये विद्रोह कब खड़ी हो गया तो ये विद्रोह चालू हो गया 10 मई 1857 को ही स्टार्ट हो गया। 10 मई 1857 का ये विद्रोह 10 मई 1857 को विद्रोह क्या हो गया चालू हो गया। ये चालू कहाँ से हुआ था तो मेरठ से हुआ था। और ये चालू कौन किया था तो 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान किए थे। 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान किए थे। इस विद्रोह में शामिल होने के लिए संदेश जो भेजा गया था उस संदेश भेजा गया था कमल और रोटी का संदेश भेजाया गया था। कमल और रोटी का संदेश भेजाया गया था। जो कमल और रोटी स्वीकार करता था मतलब वो विद्रोह करने के लिए तैयार है। तो ये बताइए कि 30 मई को डेट रखा गया कि किसी कारणवश कब कर दिया गया तो ये विद्रोह खड़ी कर दिया गया 10 मई 1857 को। और कहाँ से तो मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान इस विद्रोह का खड़ी कर दिया। और इसी के साथ ही आगे भी हिंसक आगे बनता चला गया। और कुछ कारणवश एक विद्रोह क्या हो गया धीरे धीरे दब गया। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 में शाह आलम ने किस स्थान पर विद्रोह किया था तो ये बड़ौत में विद्रोह किए थे। अगले प्रश्न पर देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था कौन? तो धर्मपाल ने किए थे। कौन के थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने किया था। और ये पड़ता है कहाँ? तो भागलपुर। अगर हम बात करेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो भागलपुर बिहार में पड़ता है। भागलपुर बिहार में पड़ता है। अगर पूछेगा भोपाल के बारे में, तो उदंती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। उदंती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो उदंती विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो धर्मपाल किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोला है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली द्वीप असम के निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी का अगर बात करिएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलता कहाँ से है? तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलता है। कैलाश पर्वत अगर बात करिएगा, तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलता है। मानसरोवर झील से निकलता है। मानसरोवर झील से निकलता है। कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगर बात करेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसी के तट पर माजुली द्वीप भी है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है बांग्लादेश में, गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलता है तो उसी को नाम बोलते हैं कौन सा? तो मेघना बोलते हैं। मेघना के नाम से जाना जाता है जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो फिर इसका बात करेंगे कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी जो माजुली द्वीप बनाता है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछता है नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा नदी निकलता कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ एमपी से निकलता है। इसी के साथ अगर कृष्णा का बात करेगा, तो कृष्णा की सहायक नदी का अगर बात करेगा, तो कृष्णा पहले निकलता कहाँ से है? तो कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी कर्नाटका से निकलता है। महाबलेश्वर की पहाड़ी कर्नाटका से निकलता है। अगर कृष्णा की सहायक नदी का अगर बात करिएगा, तो कृष्णा की सहायक नदी में हो जाता है भीम हो गया। भीम के बाद तुंगभद्रा हो गया। तुंगभद्रा के बाद घाट प्रभा और घाट प्रभा के फिर होता है मालप्रभा और मालप्रभा के बाद मूसी होता है जिसका सहायक नदी है। तो हम बताएं कौन सा? तो भीम, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मालप्रभा और मूसी है जो किसका सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करते हैं कावेरी के बारे में, तो कावेरी निकलती कहाँ से है? तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ से निकलता है? तो कर्नाटक से निकलता है। और इसकी सहायक नदी का अगर बात करिएगा कावेरी का, तो कावेरी की सहायक नदी जैसे भवानी हो गया। भवानी के साथ अगर बात करिएगा तो हेमावती के बात करिएगा कावनी और कावनी के साथ साथ कौन होता है? तो लोक पावनी होता है। तो इसका सहायक नदियां हो गया भवानी, हेमावती, कावनी और लोक पावनी है जो किसका है? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां है। निकलती कहाँ से है? तो निकलती है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। अगर हम संविधान के बारे में बताते हैं तो 9 दिसंबर 1946
46 को एक बैठक हुआ था जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को बैठाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो भारत जो सबसे लंबा लिखित संविधान, लंबा बोल दे या बड़ा बोल दे, कौन सा होगा, तो भारत होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि जीवों का वर्गीकरण का कौन सा स्तर है जो कुल मतलब फैमिली और जाति के बीच आता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, कुल और जाति के बीच आता है, तो कौन सा है, तो वंश है। कौन सा, तो वंश होता है जो कुल और जाति के बीच आता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए का स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना किया गया था जनवरी 1935 को। जनवरी 1935 को किया गया था। अगर एनएसए का बात करेगा तो होता इंडियन नेशनल साइंस अकादमी। नेशनल साइंस एकेडमी होता है। तो नेशनल साइंस एकेडमी किसका होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है। और बोला है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो जनवरी 1935 को हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 के द्वारा किसके द्वारा की गई थी। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। जब इसका हम बताते हैं कि मानते आइजैक न्यूटन ने जब प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा था तो इस 7 रंगों में विभक्त हुआ था, 7 रंगों में विभक्त हो गया था। तो अगर हम 7 रंगों का बात करिएगा, 3, 6 और 1 7 हो गया, तो इस तरीका से 7 रंगों में विभक्त हुआ। और 7 रंगों में अगर बात करिएगा तो बै आनी है पी नाला, अगर हम बात करते हैं तो बै आनी है, बै आ नी है पी ना ला, इस तरीका से सजाइएगा। तो इस 7 रंगों में होता है बै से बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। अगर हम बात करते हैं कि जब ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है और बाद बाकी घटता है। तो यही एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। अब पूछेगा कि बाद बाकी में क्या होता है, तो जैसे बाद बाकी में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी कलर का। पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। फिर पूछेगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी का होता है। तो प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश के 7 घटक के रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किए थे। अगर यही ऑप्शन में देख लीजिएगा तो इसमें बताया गया है हेनरी मोसले के बारे में। तो ये जो पीरियोडिक टेबल दिया था परमाणु संख्या पर सजाने का काम किया था, परमाणु संख्या पर सजाया था। और इसके समय तत्वों की संख्या का अगर बात करिएगा तो तत्वों की संख्या इसके समय कितना था, तो 114 तत्व था, 114 तत्व था। अगर मेंडलीव का बात करिएगा तो ये सजाया था परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। इसके समय अगर तत्व का बात करेगा तो इसके समय तत्व था 63। अगर आवर्त का बात करेगा कि इसके समय आवर्त कितना था, तो आवर्त 7 देखने को मिला था। और वर्ग कितना देखने को मिला था, तो वर्ग 9 देखने को मिला था। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। इसके समय 63 तत्व था। आवर्त संख्या कितना था, तो 7। और वर्ग संख्या कितना था, तो 9 था। फिर आर्किमिडीज का बात करेगा तो डूबने तैरने का जितना भी देगा उस सब आर्किमिडीज ने दिया था। तो आपसे पूछा प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में आइजैक न्यूटन ने किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को राजस्थान के नहर से नाम से जाना जाता था। राजस्थान के नहर से इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कमान कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था। 1984 में राजस्थान नहर से चेंज करके इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि राजस्थान नहर। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को डिजाइन एवं निर्मित किया है? बोला किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक का डिजाइन किया था? तो किया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। कौन सा? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। अगर इनियक का बात करेगा तो इनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक अगर बात करेगा इसका तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है किसका? तो इनियक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इनियक की निर्मित कौन सा डिजाइन कौन किया था? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाली प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाली प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो बांग्लादेश से प्रवासियों की संख्या आने में अधिक था। अगर हम बात करते हैं कि जनगणना 2011 का, तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखिएगा, 2011 की जनगणना अगर बात करिएगा तो 2011 की जनगणना में अगर पूछेगा कि घनत्व कौन सा राज्य का सबसे ऊपर था, तो सबसे अगर मैक्सिमम का बात करिएगा तो बिहार का था। किसका? तो बिहार का। फिर अगर बात करिएगा कि मिनिमम किसका था, तो मिनिमम घनत्व अगर देखने को मिला था तो अरुणाचल प्रदेश को देखने को मिला था। अरुणाचल प्रदेश का मिनिमम घनत्व है। अगर बात करिएगा कि भारत का घनत्व कितना था, तो भारत का घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि बताइए कि सबसे ज़्यादा घनत्व यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में किसका था, तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का था। और सबसे कम कहाँ था, तो अंडमान निकोबार के था, अंडमान निकोबार का था। फिर अगर हम बात करते हैं लिंगा अनुपात के बारे में, तो लिंगा अनुपात में देखिएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से तो लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिला था केरला में। केरला का लिंगा अनुपात कितना था, तो 1084 था। लेकिन सबसे कम कहाँ को देखने को मिला था, तो हरियाणा में सबसे कम देखने को मिला था और हरियाणा में 889 देखने को मिला था। अगर भारत के लिंगानुपात बात करेगा कि भारत का लिंगानुपात कितना था, तो भारत के लिंगानुपात मतलब ओवरऑल कितना था, तो भारत का ओवरऑल लिंगानुपात 943 था। भारत के लिंगानुपात 943 था। अगर साक्षरता की बात करेगा तो साक्षरता में भी सबसे टॉप पर अगर बात करेगा साक्षरता के मामले में, तो साक्षरता के मामले में भी टॉप पर कौन था, तो केरला था। और कितना लाया था, तो 94% वहाँ के साक्षरता देखने को मिला था। फिर अगर बात करेगा कि सबसे कम कौन था, तो सबसे कम देखने को मिला था बिहार का। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम और कितना, तो 61.8% देखने को मिला था। तो केरला टॉप पर था और मिनिमम पर किसका था, तो बिहार का था। फिर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या का बात करेगा तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका था। अगर हम जनसंख्या का बात करते हैं कि जनसंख्या का, तो जनसंख्या में सबसे ऊपर यूपी का था, सबसे ज़्यादा यूपी का था। तो इससे था कि 2011 के जनगणना से कुछ फैक्ट देखे हैं जो एग्जाम में हर वक्त पूछ लिया जाता है। तो इसमें पूछा है कि 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश आने वाली प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी, तो बांग्लादेश से सर्वाधिक आया
था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनीन से इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है। मलेरिया रोधी दवा जो है क्विनीन में इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है, तो कुनैना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगर मलेरिया का अगर बात करिएगा, मलेरिया तो मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है। अगर हम बात करें कि इसका वाहक कौन है, तो वाहक इसका होता है एनाफ्लीज मच्छर। एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक हो गया। अगर बात करेगा कि प्रभावित किसको करता है, तो प्रभावित करता है एस्पिलिन को। प्रभावित किसको करता है, तो एस्पिलिन को करता है। अगर बात करेगा कि इसका दवा किससे बनता है, तो दवा बनता है क्लोरोक्विनिन से बनता है, जो दिया गया है क्लोरोक्विनिन से बनता है। और कौन सा छाल से बनता है, तो सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है कौन सा, कुनैन। और कुनैन का उपयोग करते हैं मलेरिया के इलाज में। अगर मलेरिया के जनक का बात करेगा, तो मलेरिया के जनक को हम रोनाल्ड रॉस को कहते हम मलेरिया का जनक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि कुनैन से इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है, तो कुनैन के पौधे से। और कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा क्रम सही दिया है। तो आपको बता देते हैं कि अगर कंटिन्यू सेशन लिए होंगे तो कंप्यूटर के बारे में भी हम बहुत बार इसको जिक्र किए थे। और आपको पता है कि टीबी सबसे ज़्यादा होता है, फिर जीबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर केबी होता है। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि अगर हम बात करेगा कि ये बताइए कि 1024 अगर बाइट देखेगा तो 1 केबी के बराबर होता है। 1 केबी के बराबर होता है। उसी तरीक़ा से 1024 केबी का अगर बात करिएगा कि 1024 केबी किसके बराबर होता है, तो 1 एमबी के बराबर होता है। फिर 1024 एमबी का अगर बात करिएगा तो 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है। और 1024 जीबी किसके बराबर होता है, तो 1024 जीबी होता है जो 1 टीबी के बराबर होता है। आपसे देखेगा टीबी सबसे बड़ा है, फिर जीबी सबसे बड़ा है, फिर एमबी और एमबी के बाद केबी। तो यही क्रम इसका जारी है। तो ये वाला एक कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी से सवाल पूछते रहता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1885 में। अगर बात करेगा कि इसका अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष WC बनर्जी थे। WC बनर्जी इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर संस्थापक का बात करेगा कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में बात करेगा तो संस्थापक कौन थे, तो A.O. हुम थे। तो यही है कि बताइए महासचिव कौन थे, तो A.O. हुम थे। अगर बताइएगा कि अधिवेशन हुआ था कहाँ, तो हुआ था बम्बई में। कहाँ, तो बम्बई में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन थे, तो पहले महासचिव A.O. हुम थे। इसी में अगर ऑप्शन में बात करिएगा तो अगर ऑप्शन का देखेगा महात्मा गांधी का, तो महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता जो किए थे 1924 में कहाँ किए थे, तो बेलगांव किए थे। बेलगांव केरला में किए थे। फिर महात्मा गांधी से जुड़ी पॉइंट अगर बात करेगा तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा भी शुरू किए थे 12 मार्च 1930 से। कहाँ से शुरू किए थे, तो साबरमती से शुरू किए थे। फिर बात करेगा कि ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए थे, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। फिर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किए थे कौन, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। हिंद स्वराज लिखे थे, हिंद स्वराज लिखे थे कौन, तो महात्मा गांधी। अगर गोपाल कृष्ण गोखले का बात करेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किनके गुरु थे, तो महात्मा गांधी गुरु मांग लिए थे किनको, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का। फिर WC बनर्जी कौन था, तो पहला अधिवेशन का अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो मतलब WC बनर्जी थे। तो इस प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये बताइए WC बनर्जी के तो बता दिए कि क्या थे, तो अध्यक्ष थे। क्या थे, तो अध्यक्ष थे। एक सेकंड, क्या थे, तो अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कब, तो 1885 में। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला है कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र से कौन सा है? तो छेंदा है। कौन सा? तो छेंदा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो छेंदा है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो गोवा में स्थित है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगर हम बात करिएगा कि इसी के साथ ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। फिर पेरियार पूछ लेगा कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो केरला में पड़ता है पेरियार। फिर दाचिगम पूछ लेगा कि दाचिगम अभयारण्य कहाँ है? तो दाचिगम कहाँ मारिएगा? तो जम्मू कश्मीर में। तो दाचिगम हो गया जम्मू कश्मीर। औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ हो गया? तो असम। और पेरियार कहाँ पर गया? तो केरला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा के है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ का है? तो गोवा का है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो तेल प्राकृतिक का गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा बोला कि मुंबई के निकट एलिफेंट की गुफाएं स्थित मंदिर कहाँ पड़ता है? तो भगवान शिव के लिए समर्पित करता है। मुंबई के निकट एलिफेंट की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित करता है? तो भगवान शिव को समर्पित करता है। अगर मुंबई में अगर बात करिएगा तो वहाँ एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पड़ता है? एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। किसको? तो कोची को कहा जाता है। अगर कोलकाता का बंदरगाह था हल्दिया बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है। चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह हो गया। फिर एनोर बंदरगाह कहाँ होता है? तो चेन्नई में। मुंबई में कौन सा हो गया? तो मुंबई बंदरगाह हो गया। और एक होता है नहावा सोवा बंदरगाह कौन सा है? तो नहावा सोवा बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और नहावा सोवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। अगर पूछ लेता है उड़ीसा से तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। गुजरात से पूछेगा तो गुजरात में कांडला बंदरगाह कहाँ? गुजरात में। उड़ीसा में पारादीप। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में। चेन्नई में एनोर बंदरगाह। मुंबई में नहावा सोवा और मुंबई बंदरगाह। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बता देते हैं कि संविधान बन के तैयार कब हुआ था? संविधान बन के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो संविधान लागू हुआ, अगर बात करेगा संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहीं अगर पॉइंट से हम देखिएगा तो आपको बता देते हैं कि 9 दिसंबर को अगर पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को ही, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अगर बात करेगा कि सलाहकार के रूप में कौन बैठे थे, तो सलाहकार के रूप में बैठे थे बी एन राव। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सलाहकार के रूप में कौन थे, तो बी.एन. राव बैठे हुए थे। फिर ये बताइए संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं।
संविधान दिवस मनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। दोस्त बता देते हैं कि इस शिफ्ट में 85 तक ही प्रश्न था। अगर हम बात करते हैं इसका पीडीएफ का, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्त आज हम बताते हैं कि एलपी हो और टेक्नीशियन के साथ जुड़े साइंस का मेरा एक सेशन कंटिन्यू आते रहेगा, उसका भी जरूर देखिएगा। और जो भी प्रश्न हम उठाएंगे वो प्रीवियस पेपर से ही उठाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा हम रिवीजन नहीं करवाएंगे। आपको जो भी प्रीवियस पेपर दिया गया है और लिया गया है 2022 में ग्रुप डी लिया है, उसी का प्रीवियस पेपर हम एसके झा किताब से हम पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो उस वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं इस सेशन को, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।